गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर स्टडी कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड। तो हम इसका आज कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, तो वो सब क्लियर हो जाए, आई होप सो। तो हम स्टडी करते थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या स्टडी किया था कि पर एक जो टर्म डिमांड होती है उसको स्पेशल टर्म्स में हम यूज़ कर सकते हैं। That is the want, desire and the demand are used in the same sense. Want का, desire का और demand का यूज़ सेम सेंस में किया जाता है, पर इसको समझने के भी डिफरेंट टाइप्स से अगर हम बात करते हैं। सबसे पहले डिज़ायर की। तो डिज़ायर में क्या होता है कि अगर एक पर्सन की पॉकेट में मनी नहीं है, हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उसकी डिज़ायर, देन दिस डिज़ायर विल बी रिमेन जस्ट अ विशफुल। अगर उसकी डिज़ायर है परचेज करने की, तो उसकी डिज़ायर क्या रह जाएगी, सिर्फ विशफुल बनकर रह जाएगी, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। वांट में क्या होता है कि एक पर्सन के पास सफिशिएंट मनी भी है, बट वो उसको स्पेंड नहीं करना चाहता, देन इट्स नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड। इसको भी हम विल नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड, उसको भी हम डिमांड नहीं कहेंगे। एंड इफ़ इंस्पायर्ड हैव अ सफिशिएंट मनी, डू नॉट स्पेंड ऑन द कलर टीवी। जैसे इन्होंने कहा कि कलर टीवी परचेज करना चाहते हैं, पर उसके पास मनी है, स्पेंड नहीं करना चाहता। आप यहाँ पे इन्होंने कलर टीवी लिया, आपको जो अच्छा लगता हो, एग्जाम्पल LCD, LED टीवी, स्कूटी, जो भी अच्छा लगता हो आप वो एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर एक पर्सन उस मनी को रियलाइज़ करने के लिए रेडी है, देन दिस डिज़ायर विल बी टर्म्ड एज अ डिमांड। उसको क्या कहा जाएगा, डिमांड कहा जाएगा। अगर आप उस मनी को स्पेंड करने के लिए क्या हो, रेडी हो, देन इज कॉल्ड अ डिमांड। उसको हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे, अगर आप उस मनी को स्पेंड करने के लिए रेडी हो। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन कमोडिटी। अगर हम बात करते हैं डिमांड की और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी की बात करें, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो डिमांड होती है वो क्या होती है, जब एक पर्सन, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज एट स्पेसिफिक प्राइस। जब एक पर्सन स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पर परचेज करने के लिए रेडी होता है, डैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी डिमांडेड। उसको क्या बोला जाता है, क्वांटिटी डिमांड कहा जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था क्वांटिटी डिमांडेड का, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल, एट अ प्राइस 1 रुपीज़ पर आइसक्रीम। अगर आइसक्रीम के प्राइस 1 रुपीज़ है, तो कितनी क्वांटिटी परचेज करें, 4 यूनिट आइसक्रीम की क्वांटिटी परचेज करें। आप कुछ भी ले सकते हैं, इन्होंने 5 लिया है। अगर 2 यूनिट्स प्राइस 2 रुपीज़ हो जाते हैं, तो 3 यूनिट्स क्वांटिटी। अगर प्राइस 3 हो जाते हैं तो 2 यूनिट्स क्वांटिटी। अगर प्राइस 4 हो जाते हैं तो 1 यूनिट क्वांटिटी। जैसे जैसे प्राइस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4, वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज़। अगर आप इसको वाइस वर्सा लो, जैसे जैसे आपके प्राइस डिक्रीज़ होंगे, मतलब 4 3 2 1, वैसे वैसे क्वांटिटी भी क्या होती रहेगी आपकी, इंक्रीज होगी। मतलब क्या है कि प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज, अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं डिमांड की, बात करते हैं कि डिमांड क्या होती है, जब एक पर्सन एक सफिशिएंट क्वांटिटी को परचेज करने के लिए रेडी है, दैट इज कॉल्ड अ डिमांड। मतलब क्या है कि एक डिमांड को क्रिएट होने के लिए एलिमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले एक पर्सन की डिज़ायर होनी चाहिए कि वो उस कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार है, मतलब उसकी इच्छा होनी चाहिए, परचेज करने के लिए रेडी होना चाहिए। सबसे पहले तो इच्छा आनी चाहिए उसके माइंड में, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हमने जो स्टडी किए थे, उसकी जो परचेजिंग पावर है, PP परचेजिंग पावर है, वो होनी चाहिए। इसके साथ एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक पर्टिकुलर प्राइस पर उसको खरीदने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर ये सभी 5 एसेंशियल एलिमेंट होंगे, तब उसको क्या कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं। अदरवाइज हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। तो इन 5 एसेंशियल एलिमेंट्स का होना क्या है, नेसेसिटी होगा। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, इसी के बेस पे डेफिनेशन है। द डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब एक पर्सन एबल होता है, योग्य होता है, विलिंगनेस होता है, इच्छा पूर्वक अपनी वस्तु और सेवाओं को खरीदता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक निश्चित समय अवधि के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, मांग कहा जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब हम अपने डाटा को टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड अ डिमांड शेड्यूल। जब आपका डाटा
आपकी जो डिमांड है, आप अपने डाटा को अपने टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। हमारे 2 टाइप्स के होते हैं डिमांड शेड्यूल, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में जब हम डाटा को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन के डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी मार्केट में, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ गिवन कमोडिटी विच कमोडिटी विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइस। वो क्वांटिटी डिमांडेड होती है कमोडिटी की जिसको एक पॉसिबल प्राइस पर परचेज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आइसक्रीम का, आपको जो अच्छा लगता है एग्जांपल आप उसी चीज़ का ले सकते हो। अगर प्राइस जैसे जैसे मार्केट में इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है मार्केट में, डिक्रीज। मतलब क्या है कि रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसके बाद ये जो डिमांड शेड्यूल है आपको इसकी डाटा को, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसको सेम एज इट इज़ पेपर में एक्सप्लेन करना है, इसी के ही मार्क्स होते हैं। उसके बाद है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल वो शेड्यूल होता है जब आप अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जब आप अपने डाटा को टोटल कंज्यूमर के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। इन एवरी मार्केट देयर आर द सेवरल कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी से आइसक्रीम। हर मार्केट के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं आइसक्रीम के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन कंज्यूम करते हैं। जब हम टोटल डिमांड को कंसीडर करते हैं ऑल कंज्यूमर की, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट डिमांड शेड्यूल। द मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू दैट शेड्यूल इन विच रिप्रेजेंट्स द डिमांड ऑफ टोटल कंज्यूमर। जब हम टोटल कंज्यूमर की मांग को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाजार मांग अनुसूची कहा जाता है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल की टेबल गिवन है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में ए की डिमांड, बी की डिमांड, जरूरी नहीं है कि आप ए और बी लो, आप यहाँ पे पर्सन का नाम लिख सकते हो, सोहन, मोहन, राम, श्याम, सीता, गीता, आप जो भी लेना चाहो आप अपने नाम भी ले सकते हो और अपने फ्रेंड्स के नाम ले सकते हो। उसके बाद जब हमने इन टोटल की डिमांड को पूरा किया, जब इस टोटल डिमांड को हमने पूरा किया तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4 + 5 जो बी की डिमांड थी वो कितनी थी, 5। बी की डिमांड कितनी थी, 5। उसके बाद जब बी की डिमांड 5 थी तो 4 + 5 कितना हो गया, 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। ये क्या क्रिएट हुई, हमारी मार्केट डिमांड। जब हम टोटल कंज्यूमर की डिमांड को प्लस कर देते हैं तब हमारे पास क्या निकल कर आती है, मार्केट डिमांड निकल कर आती है। उसके बाद क्या हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हम अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड शेड्यूल, showing a relationship between the quantity demanded and the different possible price. Demand curve is a simply graphically representation of demand schedule showing a relationship between the quantity of different demanded at different possible price. जब हम अपने डाटा को डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डिमांड कर्व कहा जाता है। जब मांग अनुसूची को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बाजार मांग, उसको मांग वक्र कहा जाता है। हमारा मांग वक्र 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक होता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र, और एक होता है हमारा बाजार मांग वक्र। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज डेट, आप इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्होंने मोल्ड करके कह रखा है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू डेट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची को ग्राफिकली रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत मांग वक्र कहा जाता है। वही हमारा रिलेशनशिप प्राइस के बीच, ओ एक्स पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, ओ एक्सिस पे हमेशा प्राइस आपको बात माइंड में रखनी है। डिमांड वाले चैप्टर में ओ एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी रहेगी, ओ एक्सिस पे आपकी क्या रहेंगे, प्राइस। और हमें पता है कि जैसे जैसे प्राइस हमारे मार्केट में इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे डिमांड क्या होती है, हमारी डिक्रीज। हम यहाँ देख पा रहे हैं जब प्राइस 1 रुपीज़ थे तो डिमांड कितनी थी, 4 यूनिट्स क्वांटिटी की। जब प्राइस 2 थे तो डिमांड थी 3। जब प्राइस 3 हो गए, बढ़ते गए जैसे जैसे वैसे वैसे डिमांड क्या होगी, 2। जब प्राइस 4 हो गए तो डिमांड कितनी होगी, 1। जब उसके बाद हमने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक डिमांड कर्व निकल कर आया, दैट इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व, डी डिमांड कर्व, दैट इज अ नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड अ नेगेटिव स्लोप। तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है जब प्राइस के साथ और क्वांटिटी का आपस में रिलेशनशिप किया जाता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको एज इट इज रिप्रेजेंट करनी है कि ओ एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया, ओ एक्सिस पे हमने प्राइस लिया। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। उसके बाद क्या हमारा मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट डिमांड कर्व में हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, जब हम अपने डाटा को मार्केट डिमांड कर्व को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व।
जब हम बाजार मांग अनुसूची को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं उसको क्या बोला जाता है? बाजार मांग वक्र कहा जाता है। ये एक हॉरिजॉन्टल समीशन होता है किसका? इंडिविजुअल डिमांड कर्व का क्या होता है? हॉरिजॉन्टल समीशन होता है। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पर देख पा रहे हैं, ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है। जब दोनों को प्लस किया था तो हमारी क्या निकल कर आई थी? मार्केट डिमांड कर, मार्केट डिमांड निकल कर आई थी। बस उसको क्या किया? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया। ये क्या? हॉरिजॉन्टल समीशन 1 1 2 2 3 3 एंड द 4 4। उसके बाद ये हमारा स्लोप कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या हमारा? मार्केट डिमांड का। जब दोनों को प्लस कर देंगे और जब उसके बाद जो हमारा थर्ड डायग्राम बनेगा दैट इज कॉल्ड अ मार्केट डिमांड कर्व। ये आपको एक्सप्लेनेशन सेम एज इट इज एक्सप्लेन करनी है। पहले ए की, फिर बी के बारे में, फिर मार्केट डिमांड के बारे में आप एक्सप्लेनेशन बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक होता है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर हम कहें कि इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग भी कह सकते हैं कि मार्केट में डिमांड को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पर कैसे अफेक्ट हो सकता है। एक कमोडिटी का प्राइस भी एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। उसकी इनकम भी अफेक्ट कर सकती है, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस भी अफेक्ट कर सकता है। फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशन भी क्या कर सकते हैं? उसकी डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि डी का मतलब क्या है, पी वाई का मतलब क्या है। ये आपको एग्जैक्टली पेपर में भी सेम बताना है कि पी एक्स क्या है, पी आर क्या है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि क्या। आपको सामने वाले को तो पता है, लेकिन आप अपनी नॉलेज बताओगे कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। उसके बाद क्या है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी का प्राइस कैसे अफेक्ट करता है। कमोडिटी का प्राइस इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है, हम यहाँ पे हमने क्या किया था, इसे टेबल की फॉर्म में बताया था। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड इंक्रीज। तो एक कमोडिटी का प्राइस भी क्या करता है? डिमांड को अफेक्ट करता है। ऑर्डिनरीली दे अज्यूम द कमोडिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द प्राइस। एक कमोडिटी की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी वस्तु की अगर आप मांग करते हो बाजार में तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उसकी कीमत पर डिपेंड करेगी। अदर थिंग्स क्या मान के चलोगे आप? इक्वल। अदर थिंग्स में हम ये सभी जो फैक्टर्स पढ़ेंगे ये किसके अंदर आते हैं? हमारे अदर थिंग्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशंस को लेकर। ये क्या बताता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक कमोडिटी का प्राइस भी क्या करता है? अफेक्ट करता है किसको? डिमांड को, क्योंकि प्राइस का और डिमांड के बीच रिलेशन कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर एक गुड्स के प्लेस पर आप दूसरे गुड्स का यूज़ कर सकते हो। एक वस्तु के स्थान पर जब दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रतिस्थापन वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स को बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तुएं। हम यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल लेते हैं, टी का और कॉफ़ी का एग्जाम्पल हमारा बेसिकली यहाँ पे चलता है। टी का और कॉफ़ी का एग्जाम्पल चलता है। तो टी का और कॉफ़ी के एग्जाम्पल की अगर हम जब बात करते हैं तो टी और कॉफ़ी के एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे टी के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं मार्केट में, टी के प्राइस क्या होते हैं मार्केट के अंदर? इंक्रीज़ होते हैं। वैसे वैसे हम कॉफ़ी की डिमांड क्या कर देते हैं? टी के और कॉफ़ी की। जब टी के प्राइस बढ़ते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। जब टी के प्राइस कम होते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? डिमांड के ऊपर। ये तो है टी के प्राइस की बात की है हमने, और ये क्या है? कॉफ़ी की डिमांड। तो टी के प्राइस भी किसको अफेक्ट करते हैं? कॉफ़ी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देखो कैसे। ओ एक्स पे हम क्या लेते हैं? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओ वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब टी के प्राइस हम क्या कह रहे हैं? मार्केट में इंक्रीज़ हो रहे हैं। टी के प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कॉफ़ी की डिमांड को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अगर टी के प्राइस मार्केट में कम हो रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या खरीदने लग जाते हैं? कॉफ़ी को परचेज़ करने लग जाते हैं। यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करें? कॉफ़ी की क्वांटिटी, कॉफ़ी का प्राइस। कॉफ़ी के अगर प्राइस ओपी थे तो ओ क्यू क्वांटिटी की डिमांड, अगर कॉफ़ी के प्राइस OP1 बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसकी डिमांड करते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में रिलेशनशिप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है गुड्स के केस में, जहाँ पे टी के प्राइस की बात है और यहाँ पे कॉफ़ी की क्वांटिटी की बात है। जब कॉफ़ी के प्राइस कम तो कॉफ़ी की डिमांड कम। जब टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती है? मार्केट में बढ़ जाती है।
एक बार दोबारा सुन लो कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे दो गुड्स के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ओ एक्स पे हमने क्या लिया, ओ वाई एक्स पे हमने क्या लिया। यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉफ़ी की क्वांटिटी को, यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं टी के क्या ले रहे हैं, प्राइस। जब टी के प्राइस मार्केट में कम है तो हम टी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, कम, क्योंकि हम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करें, कॉफ़ी की क्वांटिटी को। जब टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच, यहाँ पे बिल्कुल टच करके जाएगा बीच के पॉइंट से। तो कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो जब दो गुड्स आपस में मिलकर एक कंप्लीट डिमांड को, एक फुल डिमांड को कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिमांड को, एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कार का और पेट्रोल का। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसा होता है। आप यहाँ पे डायग्राम भी बता सकते हो, जितना क्वेश्चन आप बड़ा करना चाहो। अगर 6 मार्क्स में आते हैं तो आप इसके डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का नहीं गिवन डायग्राम तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ओ एक्स पे हमने क्या लिया, ओ वाई एक्सिस पे। ओ एक्स के ऊपर हम क्या लेकर चल रहे हैं कि कार के प्राइस बढ़ने पे पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे पेट्रोल की क्या आएगी, हमारी क्वांटिटी, प्राइस किसके रहेंगे, हमारे कार के। ठीक है, जब कार के प्राइस मार्केट में बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेरे कार के प्राइस मार्केट में बढ़ गए तो मैं डिमांड क्या करूँगी, कम करूँगी। अगर कार के प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड पेट्रोल की ज़्यादा करूँगी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो इस पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया, जो हमारे 2 पॉइंट्स निकल कर आए, ज्वाइन किया, तो हम यहाँ पे पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेशनशिप कैसा होता है, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। उसके बाद आती है इनकम ऑफ कंज्यूमर के। इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इनकम, कंज्यूमर की इनकम भी अफेक्ट करती है। यहाँ पे हमने 2 गुड्स के बारे में स्टडी किया था। अगर कंज्यूमर की इनकम सबसे पहले बढ़ जाएगी तो डिमांड मार्केट में वो ज़्यादा करेगा, इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या करेगा, वो कम करेगा। अब हम इनकम की बात करें तो इनकम के केस में हमने 2 गुड्स लिए, कि हमने नॉर्मल गुड्स की बात की थी, एक हमने इन्फीरियर गुड्स की बात की थी। अगर हम नॉर्मल गुड्स की केस की बात करते हैं, ओ एक्सिस पे हमने क्या ले रहे हैं, ओ वाई एक्सिस पे हम इनकम को रिप्रेजेंट करें, ओ एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है। अगर एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन की क्यों, मैं मेरी लगाती हूँ, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं नॉर्मल गुड्स ज़्यादा खरीदूंगी, अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मैं नॉर्मल गुड्स कम खरीदूंगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप करता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप करता है तो रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। जब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है तो रिलेशनशिप कैसा होता है, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे नॉर्मल गुड्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की, अगर हम बात करें तो इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं हमारे, इन्फीरियर गुड्स होते हैं जो चीप क्वालिटी के होते हैं, घटिया वस्तुएं होती हैं, उसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। अब देखो, ओ एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी को, ओ वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, इनकम को। ठीक है, सबसे पहले हम इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं, इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट की स्टडी करें इनकम की। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, अगर मेरी इनकम कम है तो मैं इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा लूँगी, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या करूँगी, कम। जब आप इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो क्या निकल कर आता है कि आपका डिमांड कर्व कैसा होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। आप रूरल की हेल्प से करोगे, स्केल की हेल्प से जब ड्रॉ करोगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, तो आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेस्ट और प्रेफरेंसेस का। टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी अफेक्ट करती है। अगर एक कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, फैशन के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, डिमांड के ऊपर। देखो, द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट एंड चेंज इन द क्लाइमेट और फैशंस। तो एक फैशन का भी, अगर एक कंज्यूमर फैशन के साथ टेस्ट और प्रेफरेंसेस के साथ चेंज होता है तो उसका भी इफेक्ट करता है। अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज होता है और उसके
साथ साथ चेंज होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। अगर टेस्ट और प्रेफरेंस के अगेंस्ट चेंज होगा तो डिमांड क्या होगी मार्केट में, कम। तो रिलेशनशिप टेस्ट और प्रेफरेंसेस के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव। और जबकि एक्चुअल में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप हम क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव। तो ये हमारी एक्सेप्शंस केस हैं पड़े जहाँ पे रिलेटेड गुड्स की और इनकम की और हमने टेस्ट और प्रेफरेंसेस की बात की, जहाँ पे हमारा स्लोप क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। एक्सेप्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो हमारा रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप जा रहा है। उसके बाद आती है हमारी एक्सेप्शन की। अगर हम बात करें एक्सेप्शन के केस में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शन है एक्सपेक्टेशन से कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी अफेक्ट करते हैं। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेंगे तो एट प्रेजेंट मैं डिमांड क्या कर दूंगी, कम करूंगी कोई नहीं, एट प्रेजेंट मैं डिमांड कम नहीं करूंगी। एट प्रेजेंट मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। अगर मेरे प्राइस लग रहा है कि इन फ्यूचर बढ़ेंगे तो एट प्रेजेंट मैं डिमांड बढ़ा दूंगी। अगर लग रहा है कि प्राइस कम होंगे तो एट प्रेजेंट मैं क्या कर दूंगी, डिमांड मार्केट में कम कर दूंगी। तो एक्सपेक्टेशंस भी अफेक्ट करती हैं, किसको अफेक्ट करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। यहाँ पे भी डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप कैसा आया, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप आया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन की। मार्केट डिमांड फंक्शन भी क्या करता है, अफेक्ट हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की स्टडी की तो मार्केट डिमांड फंक्शन भी अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। यहाँ तक हमने जो फैक्टर्स थे वो स्टडी कर चुके हैं एक्सपेक्टेशन तक। तो पॉपुलेशन को हम एन से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन भी अफेक्ट करते हैं। मार्केट में अगर पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो मतलब उसको खरीदने वाले जो बायर हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अगर बायर बढ़ जाएंगे मार्केट में तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसको खरीदने वाले बायर भी कम, बायर कम होंगे तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो एक पॉपुलेशन भी किसको अफेक्ट करती है, कि साइज ऑफ कंज्यूमर बायर्स ऑफ द प्रोडक्शन टेंड्स टू इंक्रीज, द पॉपुलेशन आर ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज। देखो अगर कंज्यूमर का साइज इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है तो उसको खरीदने वाले प्रोडक्ट को खरीदने वाले बायर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और वाइस वर्सा, जो पॉपुलेशन कम तो साइज ऑफ बायर्स भी कम और हमारी मार्केट में डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अफेक्ट करती है। डिमांड ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो मांग होती है जो सरकार की नीतियों से भी प्रभावित होती है। कैसे कैसे प्रभावित हो सकती है अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डिक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स। अगर गवर्नमेंट मार्केट में क्या चाहती है कि डिमांड कम हो, वो टैक्सेस क्या कर देती है, बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ेंगे तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, जिससे कंज्यूमर मार्केट में डिमांड क्या करना स्टार्ट कर देगा, कम। अगर गवर्नमेंट चाहते है कि डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो तो वो क्या करती है, टैक्स को इम्पोज कम करते, कर कम लगाती है। कर कम लगाएगी तो वैसी बात है प्राइसेस में ऊपर टैक्स कम लगेगा, जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स कम लगेगा, जिससे प्राइस मार्केट में कम हो जाएंगे और कंज्यूमर मार्केट में डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार की नीतियाँ भी क्या करती है, डिमांड को प्रभावित करती हैं। क्लाइमेट और सीजन का भी इफेक्ट करता है। अगर एक कंज्यूमर का क्लाइमेट और सीजन के साथ उसका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम समर सीजन में जैसे आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा करते हैं और विंटर की अगर हम बात करें तो विंटर में हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स की डिमांड करते हैं। क्या वुलन क्लॉथ्स की डिमांड समर सीजन में होती है, नहीं होती ना। तो क्लाइमेट सीजन का भी डिमांड के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। आय का वितरण भी अफेक्ट करता है। अगर हमारी कंट्री के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज नहीं करती थी वो भी परचेज करना स्टार्ट कर देगी। परचेज करेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में इंक्रीज। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता मार्केट के अंदर तो जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी गुड्स नहीं खरीद पा रहा था वो क्या करेगा, मार्केट में डिमांड कम करेगा। तो ये सभी फैक्टर्स थे मार्केट डिमांड फंक्शन को लेकर जो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, डिमांड के ऊपर अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड की। अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ये लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स में अभी हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े प्राइस को छोड़ के वो सभी अदर थिंग्स के अंदर ही आते हैं। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब है उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस किस में होगा, सिर्फ प्राइस के अंदर ही हमारा चेंजेस होगा। प्राइस के अंदर चेंजेस होगा तो हमने क्या पढ़ा था, अगर प्राइस हमारे क्या हो रहे हैं, मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड कम। अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, मार्केट के अंदर इंक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन द प्राइस कॉन्ट्रैक्शन विद इंक्रीज इन प्राइस। अगर हम बात करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड की अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट में प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिमांड के बीच और प्राइस के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो डिमांड का स्लोप कैसा करेगा, डाउनवर्ड स्लोप करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ। उसके बाद डेफिनेशन दी हुई है मार्शल ने, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन का 1 मार्क्स मिलता है। अगर आपने नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाता है। तो डेफिनेशन में भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज, फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिश विद
क्वांटिटी डिमांड डिमिनिश विद इंक्रीज इन द प्राइस। तो प्राइस के बीच और डिमांड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद है हमारी एक्सप्लेनेशन की। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में, अगर हम बात करते हैं जब प्राइस 10 थे तो 100 यूनिट क्वांटिटी की, जब प्राइस 9 थे तो 150 यूनिट्स क्वांटिटी की, जब प्राइस 8 हो गए तो कितनी डिमांड हो रही थी? 200 यूनिट की। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे प्राइस हमारे मार्केट में अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डिमांड कम, प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इन 2 पॉइंट को, हमारा स्लोप निकल कर आएगा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड के बीच और प्राइस के बीच, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम की बतानी है। यहाँ पर सेम जैसे हमने लास्ट देखा। अजम्पशंस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस हैं। कुछ अजम्पशन का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन जो आपको कहा गया, आपको एज इट इज़ फॉलो करने पड़ेंगे। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डायलॉग बॉक्स है कि assumption of the law of demand refers to the determinants of demand, the price of commodity, the other determinants are assumed to be constant. other determinants क्या रहेंगे? आपके constant रहेंगे। other determinant क्या थे? कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, अदर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशन है प्राइसेस को लेकर उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये एजम्पशन आपको एज इट इज़ फॉलो करनी पड़ेंगी जब आप लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करोगे। तो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड, कि हमारा डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण हमारा डिमांड का क्या होता है? स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। इसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। मतलब हमने जो भी यूनिट कंज्यूम किया, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम की, मान लो अगर हमें भूख लगी थी, हमने चपाती कंज्यूम की, तो एक चपाती को छोड़ो, रोज ही खाते हैं, हम लेते हैं एक बाउल गुलाब जामुन का, हमने 1 गुलाब जामुन कंज्यूम किया, थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरा किया थोड़ी सी और सेटिस्फेक्शन मिली, हाँ मज़ा आ रहा है, थर्ड कंज्यूम किया थोड़ी सी और सेटिस्फेक्शन मिली, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, अभी 7th या 8th जब लेवल तक आते हैं हम, जब 7th या 8th लेवल तक आते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है? कम। तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मार्जिनल का मतलब होता है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे 1 यूनिट कंज्यूम की मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन मिला। जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम की 100% का सेटिस्फेक्शन मिला, जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम की मेरे को 90% का सेटिस्फेक्शन मिला। तो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से मेरे को सेटिस्फेक्शन कितना कम मिला? मतलब 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मुझे कम मिला। तो इसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल का मतलब बोला जाता है कि एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 1 पे 100, 2 पे आपको मे बी 140 मिला हो, 3 पे आपको क्या मिला हो? 160। तो यहाँ पे देखो जब आपने सेकेंड कंज्यूम की तो आपको 40 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। जब 140 से 160 तक आ गए तो आपको कितनी संतुष्टि मिली? सिर्फ 20। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता गया? कम होता गया। तो इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी डिमांड कर्व को अफेक्ट करती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो वो कम कमोडिटी परचेज करते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन तो मिलता है। अब वो चाहता है कि वो नेक्स्ट यूनिट्स एक्स्ट्रा में मोर एंड मोर यूनिट्स तब कंज्यूम करेगा, सक्सेसिव यूनिट्स तब कंज्यूम करेगा, उसके प्राइस भी कैसे होते जाए उसके सेटिस्फेक्शन के साथ कम। हमने अभी पीछे देखा था कि 100 से 140, 140 से 160, मतलब हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा था? डाउन हो रहा था डिमिनिशिंग रेट से। देखो डिमिनिशिंग रेट से कैसे? 100 से 140, 140 से 160, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन था सिर्फ 40 का, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है 20 का। मतलब जो हमें नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने का जो 160 यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिला, अगर हम एडिशनल में देखें कि कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 140 से हमारा सेटिस्फेक्शन 20 कम हो गया, तो हमारे यहाँ पे जो संतुष्टि का स्तर था वो क्या होता जा रहा है? टाइम से कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम नेक्स्ट एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं। ईच सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने से हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि जैसे जैसे उसका सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है तो उसके साथ साथ उसका प्राइस भी कम चार्ज किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के केस में हमारा जो स्लोप्स होता है वो डाउनवर्ड बनता है। यहाँ पे आपके डायग्राम नहीं बने हुए, आप इसमें डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा इनकम का अफेक्ट। इनकम भी अफेक्ट करती है। इनकम यहाँ पे अफेक्ट को
जोड़ा गया है रियल इनकम के साथ। अगर हम बात करते हैं तो रियल इनकम होती क्या है, हमारी इनकम को इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं वही से। रियल इनकम होते हैं कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति कितनी है किसी चीज़ को खरीदने की। अब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरी रियल इनकम बढ़ जाएगी, मेरी खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी तो मैं मार्केट में डिमांड ज़्यादा करूँगी। अगर मेरी रियल इनकम ही कम है तो डिमांड क्या करूँगी मैं, कम। तो रियल इनकम भी अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। यहाँ पे ये चीज लिखी है, इनकम अफेक्ट इज द अफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। इनकम अफेक्ट बायर चेंजेस एज रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक बायर जो होता है मोर एंड मोर यूनिट्स की डिमांड करता है जब प्राइस क्या हो उसके कम हो। इनकम ज़्यादा है थोड़ी सी कम, अगर वो चाह रहे कि जैसे जैसे उसका सेटिस्फेक्शन है इनकम के, अगर कम है तो वो कम खरीदेगा। तो इनकम भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट में भी क्या है कि सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट हमारा होता है कि एक कमोडिटी के प्लेस पर सेकंड कमोडिटी, टी और कॉफ़ी का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब हम वन गुड्स के प्लेस पर अदर कमोडिटी यूज़ की जाती है। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट रेफर्स टू द वन कमोडिटी फॉर द अदर कमोडिटी। जब हम एक कमोडिटी के प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं अदर कमोडिटी को, डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तु होती है जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन। वस्तुएं कहा जाता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्राइस किसके, याद हो तो मैंने बताया था वो एक्स एक्सिस पे क्या रहती है, क्वांटिटी, भूलना नहीं है। क्वांटिटी ले रहे हैं प्राइस की, प्राइस की नहीं क्वांटिटी भी ले रहे हैं हम टी की, और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टी की क्वांटिटी को ले रहे हैं। ओ वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, प्राइस किसके, यहाँ पे भी हम टी के ले रहे हैं क्योंकि हमने एक ही कमोडिटी का देखना है अभी यहाँ पे कि उसका रिलेशन कैसा होता है उसकी क्वांटिटी और प्राइस के बीच। अगर टी के प्राइस मार्केट में बढ़ जाते हैं तो हम टी की डिमांड कम करेंगे, अगर टी के प्राइस कम हो जाते हैं तो टी की डिमांड ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने लग जाते हैं, कॉफ़ी को कम परचेज़ करते हैं और इस जगह पे हम कॉफ़ी को ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन केस में भी हमारा रिलेशन कैसा होता है, प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का साइज़ भी अफेक्ट करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। अब एक कंज्यूमर का साइज़ डिमांड को कैसे अफेक्ट कर सकता है, हमने ये स्टडी करनी है। देखो कंज्यूमर का साइज़ अगर बढ़ जाता है, नंबर ऑफ बायर ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे, जो पहले कमोडिटी परचेज नहीं करे थे वो भी परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे सिर्फ मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सब बातें यहाँ पे लाइन की फॉर्म में लिखी हुई हैं। प्राइस राइज, सम ऑफ द कंज्यूमर विल बी अनेबल टू बाय द कमोडिटी। देखो अब प्राइस बढ़ जाएंगे तो मार्केट में अगर हम बात करते हैं, अगर साइज ऑफ बढ़ जाते हैं, कंज्यूमर का साइज अगर बढ़ रहा है और मार्केट में प्राइस क्या है, कम है, जो कंज्यूमर कमोडिटी परचेज नहीं भी करते थे वो भी परचेज करेंगे, तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। अगर प्राइस हमारे मार्केट में हमने पहले कहा कम, अब वो ज़्यादा हो जाते हैं, जो हमारा कंज्यूमर का साइज़ है वो भी अफेक्ट करेगा, वो भी क्या करने लग जाएगा, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम करेगा। वही बात है कि रिलेशनशिप कैसा आएगा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, रिलेशनशिप कैसा आता है, नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट यूजेस का, कि डिफरेंट यूजेस भी अफेक्ट करते हैं डिमांड को। अगर एक गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, जस्ट लाइक अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क के यूजेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। आइस क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हैं, टी में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, कार्ड वगैरह भी जमा सकते हैं, और स्वीट्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर मिल्क के प्राइस मार्केट में बढ़ जाएंगे तो सिर्फ हम इसका नेसेसिटी गुड्स में ही यूज़ करेंगे, मे भी उसका डायरेक्ट कंजप्शन कर सकते हैं, कंजप्शन में यूज़ करेंगे, टी में यूज़ करेंगे या कॉफ़ी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मिल्क के प्राइस कम हो जाएंगे तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो इन सभी कमोडिटी में हम क्या करने लग जाएंगे, मिल्क का यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट यूजेस भी क्या करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया, मिल्क का नहीं लिया इन्होंने एग्जाम्पल लिया ग्राम्स का। आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे आप ले सकते हो। ग्राम्स का मतलब होता है छोले, चने कह सकते हैं हम। अगर चने का यूज़ हमारे क्या करते हैं, ह्यूमन बींग भी करते हैं। अगर चने के प्राइस मार्केट में बढ़ जाते हैं तो इसकी डिमांड कम करेंगे, सिर्फ एक ह्यूमन बींग ही इसका कंजप्शन करेगा, तो डिमांड क्या करेगा, वो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड कम करेगा। अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब क्या एनिमल्स भी उसका यूज़ कर रहे हैं और
एक ह्यूमन बीइंग भी उसका यूज़ करेगा। उसके बाद एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में हम स्टडी करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात करें, जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अप्लाई नहीं होता। ऐसा कौन से केस है जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता? हमने पढ़ा था कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो स्लोप कैसा बनता है उसका, डाउनवर्ड बनता है। अब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो एक्सेप्शन जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब क्या, वहाँ पे रिलेशनशिप प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा और स्लोप्स कैसा जाएगा उसका, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आपको याद हो तो यहाँ पे हमने बताया था कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड को जो किसने प्रपोनेट किया था, सर रॉबर्ट गिफन ने इसको प्रपोनेट किया था, जिसको गिफन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, या इसको वेबलेंट गुड्स भी कहा जाता है। वेबलेंट गुड्स कौन सी गुड्स होती है, जो हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा की वस्तुएं, अगर हिंदी में बोला जाता है इसको प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है। तो ये कौन सी गुड्स हो सकती है, हमारे डायमंड्स हो सकते हैं, कारपेट हो सकते हैं, कॉस्टली कारपेट, ज्वेलरीज वगैरह हो सकती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, वेबलेंट गुड्स कहा जाता है। अगर इनके मार्केट में प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तभी इसकी लोग डिमांड करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं डायमंड का। डायमंड की डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है, जब उसके प्राइस का भी अफेक्ट पड़ता है। अगर मार्केट में प्राइस डायमंड के कम होंगे तो हम कम परचेज करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि वो जो डायमंड है वो ओरिजिनल नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एक टेम्परेरी या आर्टिफिशियल डायमंड है। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ प्राइस ज़्यादा है। और मार्केट में ऑब्वियस सी बात है डायमंड की प्राइस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो खरीदने वाले रिच पर्सन है उसको परचेज करते ही हैं। तो इसका स्लोप कैसा बनता है, अपवर्ड पड़ता है। अब हम यही तो देख रहे थे कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन प्रतिष्ठावाचक वस्तुओं के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे स्लोप कैसा बना, अपवर्ड बना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर कैसे होता है, रेशनल नेचर का होता है। उसको लगता है कि अगर मार्केट में प्राइस कम है तो डिमांड कम खरीद करता है, और मार्केट में प्राइस जब बढ़ जाते हैं वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि प्राइस कम है, इसका मतलब वो क्वालिटी की अच्छी गुड्स नहीं है। तो इरेशनल नेचर का होने पर भी कंज्यूमर क्या करते हैं, डिमांड मार्केट में कम करते हैं। प्राइस इज लो, परचेज वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ द सेम, बट इफ द सेम गुड्स इज प्राइस इज हाई इट विल अट्रैक्ट द मोर डिमांड। मतलब क्या, प्राइस मार्केट में बढ़ते हैं तभी डिमांड करता है, जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड क्या करता है, कम करता है। तो इग्नोरेंस के केस में जब कंज्यूमर रेशनल नेचर का होता है तब भी क्या करता है, हमारा जो डिमांड कर होता है स्लोपिंग अपवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारा स्लोप कैसा बनता है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिवन गुड्स। थर्ड पॉइंट है हमारा गिवन गुड्स। गिवन गुड्स भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती है हमारी डिमांड को। गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होते हैं, थोड़ी चीप क्वालिटी की। हमने लास्ट अभी पढ़ा था फंक्शंस के अंदर जो कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर गुड्स तो हमारे थोड़े से घटिया क्वालिटी के होते हैं। जो गिवन गुड्स होते हैं वो उससे भी हम चीप क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे गिवन गुड्स होते हैं। तो गिवन गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। अगर इनकम इफेक्ट की बात करें तो इनकम के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा होता है, हमारा नेगेटिव होता है, और प्राइस के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है इसका, पॉजिटिव। इनकम के केस में नेगेटिव और प्राइस के केस में पॉजिटिव। अब कैसे हो सकता है इनकम के केस में नेगेटिव, वो देखेंगे हम। सबसे पहले ओ एक्स पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, और वाई एक्सिस पे हम प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मार्केट में अगर हम कहें कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो चीप क्वालिटी के गुड्स कम परचेज करेगा। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं घटिया गुड्स कम खरीदूंगी। अगर इनकम कम हो जाएगी तो इसकी डिमांड क्या करूँगी, ज़्यादा करूँगी। तो इनकम के केस में रिलेशनशिप होता है नेगेटिव, क्योंकि इसका स्लोप बन रहा है लेफ्ट टू राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें कि लॉ ऑफ डिमांड को देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। तो हम यहाँ पे स्टडी किसकी करेंगे, प्राइस की स्टडी करेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड की स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं प्राइस, ओवर एक्सिस पे प्राइस, और क्वांटिटी किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने देखा कि प्राइस के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस मार्केट में कम होते हैं तो उसकी डिमांड कम करता है, वही इरेशनल नेचर का होता है। कंज्यूमर सोचते हैं कि अगर प्राइस कम है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं उसकी क्वालिटी क्या समझता है, वो अच्छी है, तो डिमांड क्या करता है, ज़्यादा। तो हमारा गिवन गुड्स के केस में जब प्राइस के साथ रिलेशनशिप होता है तब हमारा स्लोप कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव। हम यही पढ़ रहे थे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के केस में कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में फॉलो नहीं होता, क्योंकि अगर डायमंड जगह जगह पे मिलने लग जाए
प्लेस प्लेस पे मिले, हर शॉप पर मिलने लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड कोई नहीं करेगा। इग्नोरेंस, जब कंज्यूमर रेशनल नेचर का होता है तब भी डिमांड हमारी मार्केट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जब आर्टिकल और डिस्टिंक्शन के केस में भी पॉजिटिव होता है। गिवन गुड्स के केस में भी रिलेशनशिप कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है डिमांड के बीच और प्राइस के बीच। उसके बाद है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द चेंज इन डिमांड का कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। हमने यहाँ पे टू कंसेप्ट पढ़े थे, एक मूवमेंट अलोंगा डिमांड कर, एक होता है शिफ्टमेंट अलोंगा डिमांड कर। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट अलोंगा डिमांड कर्व भी कहा जाता है और चेंज इन डिमांड को क्या बोलते हैं, शिफ्टमेंट ऑफ द डिमांड कर्व कहा जाता है। जब हमारा डिमांड का मूवमेंट करता है तो एक्सटेंशन होता है या फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब एक्सटेंशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि caused by fall in price of the same commodity। मतलब क्या है कि एक्सटेंशन डिमांड कब होती है, मार्केट में डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होते हैं। और जब मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब मार्केट में प्राइस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और जब शिफ्टमेंट करता है हमारा डिमांड को, या तो इंक्रीज होती है डिमांड या फिर डिक्रीज होती है, मीन्स या तो अपवर्ड शिफ्ट होती है या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। कारण क्या होता है डिमांड के हमारे अपवर्ड या लेफ्ट शिफ्ट होने के, यहाँ पे अदर थिंग्स तो कॉन्स्टेंट नहीं रहती, यहाँ पे सिर्फ प्राइस हमारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और इसके अंदर किसमें चेंजेस होते हैं, हमारे प्राइस में चेंजेस होता है। और इसमें अदर फैक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे चेंजेस होते हैं। उसके बाद है हमारा एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और चेंज इन द डिमांड। जब हमारा डिमांड का एक्सटेंशन करता है, एक्सटेंशन के केस में हम क्या कहेंगे, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, बाकी की चीज़ें इक्वल रहेंगी, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस किस में होगा, ओनली सिर्फ प्राइसेस के अंदर हमारा क्या होगा, चेंजेस होगा, कीमतों में चेंजेस होगा। विथ फॉल इन अ प्राइस, मार्केट में जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी राइस। जब मार्केट में प्राइस कम हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हम सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को हम स्टडी कर रहे हैं। मार्केट में डिमांड कब एक्सटेंशन होती है, जब डिमांड हमारी क्या हो जाती है, प्राइस हमारे जब ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर, प्राइस क्या होते हैं ज़्यादा, क्योंकि ओवर एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं, ओवर एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, प्राइस। जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड कितनी थी, सिर्फ ओ क्यू। यहाँ पे आप यूनिट्स में भी ले सकते हो कि जब प्राइस 10 रुपीज़ थे तो सिर्फ हम 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस हमारे 5 हो गए तब हमारी डिमांड क्या होगी, मार्केट में इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हमारा स्लोप्स कैसा बना, हमारा डाउनवर्ड बना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, जब प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि हमारी डिमांड यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इंक्रीज हुई। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो हमारा जो ये पॉइंट है, इसको आप ए पॉइंट का नाम दे सकते हो, इसको बी पॉइंट का नाम दोगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ए पॉइंट से हमारा बी पॉइंट की तरफ लोअर, अपर टू लोअर की तरफ आएगा, अपर टू लोअर, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, देखो यहाँ पे प्राइस हमारे 5 से 1 हुए और डिमांड क्या होगी, 1 से 5। प्राइस क्या हो रहे थे, 5 से 1 डिक्रीज, तो डिमांड क्या हो रही थी हमारी मार्केट के अंदर, इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को अब हम स्टडी करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हम क्या कहते हैं कि जब हमारे प्राइस 1 रुपीज़ थे, डिमांड और थी 5 यूनिट्स की, जब प्राइस क्या हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि डिमांड क्या करनी है हमने, कम। कम कब होती है, जब प्राइस क्या होते हैं हमारे, बढ़ते हैं। 1 से 5 हो गए तो डिमांड कितनी होगी, 5 से 1, मतलब डिक्रीज। जब प्राइस क्या थे हमारे, 1 यूनिट थे, 1 रुपीज़ थे, तो डिमांड हो रही थी 5 यूनिट्स की, ठीक है। जब प्राइस हमारे 5 हो गए तो डिमांड हमने सिर्फ 1 यूनिट्स की करनी स्टार्ट कर दी। जब हमने इसको मैच इट किया पॉइंट को, ए पॉइंट, ये क्या हमारा बी पॉइंट, हमारी डिमांड लोअर से अपर पॉइंट की तरफ गई, मतलब हमारी डिमांड क्या हो गई, 5 से 1 हो गई, डिक्रीज हो गई। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड और चेंज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड में क्या होगा, हमारे प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, हमारे प्राइस करेंगे कांस्टेंट, लेकिन चेंजेस किस में होगा, अदर फैक्टर्स में चेंजेस होगा। कंज्यूमर की इनकम हो गया, टेस्ट और प्रेफरेंसेस हो गया, तो इन सभी फैक्टर्स के अंदर, एक्सपेक्टेशंस के अंदर क्या होगा, कंज्यूमर की में चेंजेस होगा, इससे हमारी डिमांड को अफेक्ट होगा। इंक्रीज इन डिमांड की अगर हम बात करें तो प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, प्राइस क्या थे हमारे, रिमेन कॉन्स्टेंट थे, 10 10।
अब हम बात करें इंक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। जब प्राइस 10 थे तो डिमांड 20 यूनिट्स की, जब प्राइस 10 थे तो डिमांड कितनी हुई हमारी 30 यूनिट्स की। मतलब हमने यहाँ पे डिमांड को क्या करके दिखाना है, इंक्रीज होगी, लेकिन प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब हम इसके डायग्राम की बात करें कि डायग्राम में कैसे अफेक्ट हो सकता है। ओ एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी। ओ एक्सिस पे हम क्या लेंगे, प्राइस। प्राइस क्या रहेंगे हमारे, कांस्टेंट रहेंगे। जब हमारी इनिशियल डिमांड क्या थी, डी 10 यूनिट्स हमारे प्राइस थे मार्केट के अंदर, डिमांड कितनी कर रहे थे 20 यूनिट्स की कर रहे थे। अब मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी तो कहाँ पे शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो हमारी डिमांड इनिशियल डिमांड का डी से कहाँ पर आ गई, डी1, मतलब हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी ई से E1 तक, क्यू एंड क्यू। आपको हर पॉइंट के ऊपर क्या देना है, नेम देना, अल्फ़ाबेटिक नेम देना है। उसके बाद इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप इसका मीनिंग बताओगे, शेड्यूल बताओगे, डायग्राम बनाओगे, उसके बाद डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन दोगे। उसके बाद कॉजेज क्या हो सकते हैं, डिमांड इंक्रीज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ी, अब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई है, डिमांड बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, मे बी मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँ। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो मैं टी की डिमांड क्या करूँगी, अगर हमने यहाँ पे टी की बात किया तो टी की डिमांड ज़्यादा करूँगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस मार्केट में क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, मतलब क्या कार के प्राइस मार्केट में कम हो गए, तो हम यहाँ पे पेट्रोल की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। एक कंज्यूमर का जो टेस्ट प्रेफरेंसेस क्लाइमेट के साथ चेंज होता है तो भी वो डिमांड ज़्यादा करेगा, तो डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। अगर एक कंज्यूमर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ जाएंगे तो भी डिमांड इंक्रीज होगी। अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर प्राइस मार्केट में क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, तो भी एट प्रेजेंट वो डिमांड क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर कंज्यूमर की इनकम फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है तो भी वो मार्केट एट प्रेजेंट मार्केट में डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देगा। तो ये थे हमारा इंक्रीज इन डिमांड, उसके कुछ कॉजेज। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन डिमांड, कि डिक्रीज इन डिमांड क्या अफेक्ट करती है, हमारी डिमांड कर्व को कैसे अफेक्ट करता है। डिक्रीज इन डिमांड में भी वही, व्हेन लेस ऑफ द कमोडिटीज परचेज एट एग्जिस्टिंग प्राइस इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। मतलब क्या, प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, आपको यहाँ पे डिमांड को डिक्रीज करके बताना है। 10 से अगर 30 होगी, 30 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, प्राइस सेम है, लेकिन डिमांड कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, तभी उसने 10 यूनिट्स की डिमांड कम कर दी हो। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड को लेकर स्टडी करें। ओ एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। ओ एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, प्राइस को रिप्रेजेंट करें। प्राइस क्या रहेंगे हमारे, कांस्टेंट। जब आप डिक्रीज इन डिमांड को ड्रॉ करो तो आपको याद रखना है कि आपको इनिशियल डिमांड का थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रॉ करना है, क्योंकि आपका डिक्रीज होगा तो एक डिमांड कर उसके आगे आएगा। तो इनिशियल डिमांड कर क्या है हमारा, जब प्राइस 10 रुपीज़ थे तो हम 30 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अब प्राइस वही सेम कांस्टेंट, अदर फैक्टर की वजह से चेंज हुआ, मतलब उसकी टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, अगेंस्ट में चेंज हुआ, उसकी इनकम कम हो गई और बायर कम हो गए हो, तो इस वजह से डिमांड क्या होगी, पीछे की तरफ शिफ्ट हो। उसने 20 यूनिट्स की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। जब हमारा डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो इसका मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड। ये हमारा इनिशियल ई पॉइंट था। अब ये क्या हो गया हमारा E1 पॉइंट, तो हमारी डिमांड क्या होगी, मार्केट में डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होने के कई कारण हो सकते हैं। कारण सबसे पहले वही है, उसका अपोजिट चलेगा इंक्रीज इन डिमांड का, मे बी उसकी इनकम कम हो गई हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो प्राइस थे, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतें थी, वो क्या हो गई हो, मार्केट में बढ़ गई हो। मतलब कॉफ़ी के प्राइस अगर मार्केट में क्या थे, अगर हम बात करें कॉफ़ी के प्राइस मार्केट में कम हो गए हो, डिक्रीज हो गए हो, तो हम एट प्रेजेंट टी की जो इस डिमांड की बात करें वो क्या करेंगे, कम करने स्टार्ट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज होने पे भी हम क्या कर देते हैं, मार्केट में डिक्रीज कर देते हैं डिमांड। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गया, मतलब कार के प्राइस अगर मार्केट में बढ़ जाए, तो अगर हम यहाँ पे पेट्रोल को लेकर चले, पेट्रोल की डिमांड की बात करें तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में कम होगी, तो हमारा कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कब। अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में अगेंस्ट चेंज हुआ है तो भी डिमांड कम हो सकती है। अगर नंबर ऑफ बायर ही कम हो गए हैं तो भी डिमांड कम। अगर मतलब उसको खरीदने वाले जो बायर है वो भी, उसकी संख्या भी कम हो जाएगी तो भी डिमांड कम हो जाएगी। व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर उसकी इनकम कम होने वाली है, तो वो कुछ सेविंग करना स्टार्ट करेगा। सेविंग करेगा तो एक्सपेंडिचर क्या करेगा, वो कम। एक्सपेंडिचर कम करेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो हमारा डिमांड कर इनिशियल डिमांड कर से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कुछ कारण थे, डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज थे, जो क्या करते हैं, हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
ये आप खुद स्टडी करोगे। हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि डिमांड कर्व में अगर शिफ्ट कर रहा है तो हम रिलेटेड गुड्स की वजह से, हमने पीछे पढ़ा कि रिलेटेड गुड्स की वजह से क्या होती है, डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होता है। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज होता है तो रिलेटेड गुड्स कौन कौन से थे, एक हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स था, एक हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसकी वजह से अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंजेस होता है तो उसको बोला जाता है क्रॉस प्राइस अफेक्ट कहा जाता है। डिमांड फॉर द कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं हम, तो या तो उसके प्राइस इंक्रीज होंगे या फिर उसके प्राइस क्या होंगे, मार्केट में डिक्रीज होंगे। अदर थिंग्स द प्राइस कॉन्स्टेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स अंडरगोन आर चेंजेस। यहाँ पे हम शिफ्टिंग के केस में हमने पीछे स्टडी किया कि प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन चेंजेस किस में होगा, सिर्फ अदर फैक्टर्स के अंदर क्या होगा, चेंजेस होगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर बात करें तो प्राइस क्या रहेंगे, वही हम पीछे पढ़कर ही आए थे, हमारे प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। हम कॉफ़ी की बात करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे टी की, प्राइस की बात होगी टी की, लेकिन हम कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट को देखकर ही इसमें चेंजेस होगा। प्राइस क्या रहेंगे हमारे, वही कांस्टेंट रहेंगे। अब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो टी की इंक्रीज या डिक्रीज हो गई। अगर कॉफ़ी के प्राइस हम कह रहे हैं मार्केट में इंक्रीज हो जाए, डिमांड जहाँ पे सिर्फ हम इतनी कर रहे थे मार्केट में टी की 10 यूनिट्स की, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गई कॉफ़ी के, तो हम टी की डिमांड थोड़ी सी, जो लोग कॉफ़ी खरीद रहे थे वो टी की डिमांड, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी को ज़्यादा परचेज करेंगे तो 20 यूनिट्स की होगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने पे भी डिमांड क्या हो जाती है, मार्केट में बढ़ जाती है। ये था हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेकर था। उसके बाद है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं मार्केट में, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। भाई कॉफ़ी की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वांटिटी तो रहेगी हमारी टी की, प्राइस भी किसके रहेंगे हमारे टी के। प्राइस क्या रहते हैं शिफ्टिंग के केस में, कांस्टेंट। और हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है डी, क्योंकि जब डिक्रीज होते हैं तो हम डिमांड कर्व को थोड़ा सा पीछे की तरफ बनाते हैं, क्योंकि एक डिमांड कर्व आगे की तरफ भी आता है। हम बात करें यहाँ पे 20 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे टी की, ठीक है, इस पॉइंट को नेम देंगे ई, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया पॉइंट। उसके बाद कॉफ़ी के प्राइस मार्केट में कम हो गए तो हम कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड करेंगे तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो गई, तो हमारा जो डिमांड कर्व है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जहाँ पे हम 20 यूनिट्स टी की डिमांड करते हैं वहाँ पे हमारी यूनिट्स क्या होगी, 10 होगी। इस पॉइंट को नाम देंगे E1। उसके बाद आपको इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी है, वो आप अपनी बुक से यहाँ पे स्टडी करोगे कि क्या लिखा हुआ है। आप यूनिट्स में चेंजेस करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में भी यूनिट में चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेकर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके बाद है डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कार और पेट्रोल को लेते हैं बेसिकली। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में भी अगर चेंजेस हो रहे हैं, या तो इंक्रीज होंगे या फिर क्या होंगे, डिक्रीज। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज की, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यहाँ पे ले रहे हैं हम कार को। अगर कार के प्राइस मार्केट में बढ़ रहे हैं, ये लगा के चलो आप सबसे पहले, ठीक है। पेट्रोल की क्या लेंगे हम, क्वांटिटी, पेट्रोल के ही प्राइस। और शिफ्टिंग के केस में हमारे प्राइस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस मार्केट में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम पेट्रोल की डिमांड डी 30 यूनिट्स या 30 लीटर पेट्रोल की डिमांड होती है, डीजल की डिमांड होती है, डीजल भी ले सकते हो। अगर मार्केट में कार के प्राइस आपके बढ़ जाए, मान लो कार के प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा नहीं तो डिमांड मार्केट में कम करेगा, डिमांड कम करेगा तो पेट्रोल की डिमांड भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। और जब कम होगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम जब 10 यूनिट्स की पेट्रोल की डिमांड कर रहे थे लीटर की, वहाँ पे 5 लीटर की डिमांड होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको याद रखना है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, कार के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या होती है, कम होते। जब इंक्रीज होंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस तब आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। जब डिक्रीज होंगे तो कहाँ पे शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। वही है, अगर कार के प्राइस हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट में कार के प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कार के प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो जहाँ पे पेट्रोल की डिमांड इतनी थी वहाँ पे पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था किसको लेकर, शिफ्टिंग
in the price of shifting in the price of demand curve, ग्राफिकली शिफ्टिंग करना था डिमांड कर्व में रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आ जाता है नॉर्मल गुड्स को हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। आपको शायद क्लियर होगा कि प्राइस का जब हमने इनकम के साथ क्वांटिटी को रिलेशनशिप करते हैं तो हमारा डिमांड कर अपवर्ड स्लोप करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये हमारा स्टडी हो चुका है। इनफेरिट गुड्स को हम स्टडी करके आ चुके हैं कि इनकम का और क्वांटिटी का रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। गिवन गुड्स का हम देखेंगे कि गिवन गुड्स के केस में कैसे होता है। वो एक्सिस और वाई एक्सिस क्वांटिटी ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्राइस का रिलेशनशिप दिखाएंगे। ठीक है, जब हम गिवन गुड्स के केस में, वैसे गिवन गुड्स भी हमारा पीछे स्टडी हो चुका है। अगर चीप क्वालिटी के गुड्स हैं, प्राइस उसकी कम है तो कम क्वांटिटी, प्राइस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी। वही हमारा रिलेशनशिप कैसा बनता है, अपवर्ड रिलेशनशिप बनता है। हमारा स्लोप कैसे जाता है, अपवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब वही इनकम के साथ इसका रिलेशनशिप देख लो गिवन गुड्स का। ठीक है, अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं चीप क्वालिटी के गुड्स कम परचेज करूँगी, इनकम कम होगी तो चीप क्वालिटी के गुड्स ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा स्लोप कैसा आएगा, डाउनवर्ड। तो इनकम के साथ गिवन गुड्स का रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव, और प्राइस के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव। ये दोनों कंसेप्ट हमारे सेम है, इनकम के साथ नेगेटिव, प्राइस के साथ पॉजिटिव। ये आपका चैप्टर था थ्योरी ऑफ डिमांड। आई होप आपके जितने भी डाउट हो क्लियर हो गए होंगे इसमें। थैंक यू।